तो हमारी बात चल रही थी हरारत और सर्दी के हवाले से, तो उसको भी एक्सप्लेन हम करते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल हमारी कोशिश होती है कि वो मालूमात दें जो आम तौर पे आप लोगों को किताबों में या किसी और ज़रिए से बराह रास्त नहीं मिल पाती। तो इस सिस्टम को भी हम समझते हैं क्योंकि कानून मुफ़रद आज़ा जिन उसूलों, ज़वाबित और कवानीन पे बना हुआ है, तो हमारी कोशिश ये है कि उसको हम प्रैक्टिकली प्रूव भी करते जाएँ। एक तो मरीज़ों पे मुशाहिदा हो रहा है, लेकिन मरीज़ों पे इलाज में हमारे अत्तिबाए किराम का कॉन्फिडेंस बढ़े जब वो जिस्म के अंदर के निज़ाम को समझेंगे। हमारे व्यूअर्स के लिए भी यही बात है कि हमारी ये सारी क्लासेस उसके रिकॉर्ड और यूट्यूब पे लाने का मकसद यही है कि हम कानून मुफ़रद आज़ा के मुख्तलिफ़ उसूल व कवानीन को इंशाल्लाह प्रूव भी करते जाएँ और हमारी इल्मी मालूमात भी बढ़े और हम इंशाल्लाह ताला जदीद चीज़ों के साथ अपडेट होकर के चलें। अच्छा, अब हम यहाँ समझने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ हमने लिखा है हरारत यानी गुद्दी उज़लाती में हम हरारत तस्लीम करते हैं और सर्दी को असाबी उज़लाती में तस्लीम करते हैं। इसमें बड़ी होती है। ये दो केस हैं। एक केस के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा है जिस्म में, उसको जिस्म कैसे रेगुलेट करेगा, और एक में सर्दी ज़्यादा बढ़ी हुई है और सर्द इलाके में लेट सपोज़ कोई बंदा है सर्दी के अंदर है, बर्फ़बारी में या सर्द एरिया में पहाड़ी इलाकों के अंदर है, तो उस एरिया के अंदर उसका जिस्म कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और उसकी हरारत को कैसे मेंटेन करेगा। और दूसरी सूरत ये है कि कोई ऐसे रेगिस्तानी मैदानी ऐसे इलाकों में गर्म जहाँ हरारत बहुत ज़्यादा है, धूप है, गर्मी के महीने हैं, और उसमें फिर उसका जिस्म उसको मैनेज कैसे करता है और उसको किस तरह नेचुरल रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि इलाज के अंदर हमारी जो तगद्दो होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि जिस्म की मदद करना। जिस्म को नेचुरली फ़ितरत ने, अल्लाह ने क्या फ़ितरी तौर पे उसको इलाज करने का तरीका फ़ीड किया हुआ है बॉडी में, हमने उसी तरीके को एक्टिवेट करना है, उसमें रुकावट को दूर करना है। तब हम इस केस 1 के अंदर देखते हैं पहले कि गुद्दी उज़लाती तहरीक है, हरारत कसरत से बढ़ी हुई है और वो हमारा हाइपोथैलेमस, हमारा ये थर्मल रेगुलेशन सिस्टम कहाँ पर है, टेम्परेचर रेगुलेशन हमारे हाइपोथैलेमस में। हमने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है पूरे जिस्म के हार्मोनल सिस्टम को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, और उसका मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर वो न्यूक्लियस, वो सेंसिटिव न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो बॉडी से भी सिग्नल वसूल करते हैं दर्जा हरारत का, यानी कि सर्दी का भी और गर्मी का भी, हमारे जिल्द के ज़रिए से। जिल्द के अंदर थर्मो रेगुलेशन सिस्टम मौजूद है जो हमारे हाइपोथैलेमस को इन्फॉर्म करता है। हाइपोथैलेमस के अपने अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर एक सर्टन जो दर्जा हरारत फीड है फितरत की तरफ से कि इस जेंडर, इस उम्र के मुताबिक इसका ये दर्जा हरारत इस वक्त होना चाहिए। लेट सपोज नॉर्मल जो हमारा तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड चलता है, तो उससे वो प्लस माइनस होने की सूरत में उससे वो कंपेयर करके किस तरह से बॉडी को उसके रिस्पॉन्स बॉडी से करवाएगा। और बॉडी का रिस्पॉन्स हाइपोथैलेमस किन किन ऑर्गन से करवाएगा? हमारे ग्लैंड से, हमारे मसल्स से, हमारे नर्वस सिस्टम के ज़रिए से, क्योंकि ज़ाहिर बात है इसको इन सब से काम लेना है। तो ऑर्गन्स जो हमारे आज़ा हैं उनसे, उनके नर्वस सिस्टम से और ग्लैंड से, इन सब की मदद से वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। अगर उसने गर्मी को कम करना है या सर्दी को कम करना है तो इन आज़ा से मदद ले करके, लेकिन कंट्रोल ऊपर से होगा। हाइपोथैलेमस के अंदर ये भी मौजूद है। आप देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस बज़ाहिर इतना छोटा सा, हमारी ये छोटी उंगली जो है इसका जो नाखून है ये तकरीबन 4 ग्राम वेट का होता है और हाइपोथैलेमस भी ऑलमोस्ट 4 ग्राम वेट का होता है। और ये 4 ग्राम वेट का एक छोटा सा पुर्जा जो हमारे दिमाग में लगा हुआ है, जो ग्लैंड लगा हुआ है, उसके अंदर कितनी ज़बरदस्त टेक्निक्स हैं, कितने सिस्टम्स उसके अंदर हैं। ये हाइपोथैलेमस काम कर रहा है, फिर इसके ऊपर थैलेमस भी मौजूद है, फिर और चीज़ें भी हैं, लेकिन हम अभी हाइपोथैलेमस से बात को शुरू कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस से जब हम काम को शुरू कर रहे हैं, और इस वक्त सिचुएशन हमारे पास केस 1 ये है कि गुद्दी उज़लाती इस वक्त हालत है और हरारत कसरत से है और बाहर का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा गर्म है। अब उसने बॉडी के टेम्परेचर को सेंस किया कि बढ़ गया है, एक्स्ट्रा हो रहा है, और ये एक्स्ट्रा टेम्परेचर ज़ाहिर है नुकसानदेह है। तो अब उसको नॉर्मल हालात के अंदर, अपनी फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर हाइपोथैलेमस किस तरह से बॉडी के ऑर्गन और निज़ामों से काम ले करके, जैसे हमने यहाँ लिखा है खून की रगें लिखा है, फिर हमने सांस लिखा है, दिल की धड़कन, खून का दबाव, खून का बहाव, पसीने का अखराज, हरकत, थायराइड हार्मोन जिससे ग़िज़ा के हज़म का मामला वाबस्ता है साथ साथ, और नब्ज़ की हालत क्या होगी। इन मेन ख़ास चीज़ों को हमने यहाँ दर्ज किया है और उसकी क्या हालत यहाँ कायम होती है। अब मिसाल के तौर पे गुद्दी उज़लाती तहरीक के अंदर हरारत जब बढ़ी हुई है और इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा? असाबी उज़लाती तहरीक कायम हो और सर्दी है, ताकि उसको बैलेंस कर सके। तो खून की जो रगें हैं वो क्या हो जाएंगी इस हालत के अंदर? अरीस,
अरीज़ होने से क्या फ़ायदा होगा, जो जिल्द के करीब की खून की रगें हैं वो अरीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। जब वो खून की रगें अरीज़ होनी शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा, उसमें खून का बहाव भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और जब उसमें खून का बहाव भी ज़्यादा हो रहा है, अरीज़ भी है, और इसकी जो स्पीड है वो भी क्या होगी, स्लो होगी, उसकी स्पीड भी स्लो होगी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि खून के अंदर इन 4 तरीक़ों से हरारत का अखराज हो जाएगा। पहला तरीका कौन सा है, कंडक्शन का, यानी कि हरारत अगर ज़ाया करनी हो, हमने जिस्म की नॉर्मल पे लानी हो, कसरत से हरारत हो, उसको ख़त्म करना है, तो हमारे पास जो उसके तरीके मौजूद हैं वो कौन से मौजूद हैं, हमारे पास 4 तरीके मौजूद हैं, जिसमें से कंडक्शन का अमल होता है, जिसमें हम बुखार वगैरह की हालत में ठंडी पट्टियाँ टिकोर करते हैं और पाँव को सर्द पानी रख करके उसको डिबोते हैं और इस तरह से सर्दी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है, कंडक्शन की हालत, जिसमें हम टिकोर के ज़रिए से, यानी कि सर्द को गर्म और गर्म को सर्द करने के लिए जो हम टिकोर इस्तेमाल करेंगे, तो ये दोनों दर्जा हरारत में हमारे पास काम आती है। और फिर उसके बाद है कन्वेक्शन का, यानी हवा के ज़रिए से, जब हम गर्मी जब महसूस होती है, बंदा गिरेबान खोल लेता है, पंखे के नीचे जाता है, एसी के अंदर जाता है, ठंडी हवा के लिए जाता है, पहाड़ी इलाकों की तरफ जाता है, यानी कि जो उसके बस में होता है, मकसद ये होता है कि उससे उसके जिस्म से ठंडी वो हवाएं टकराएं। वो ठंडी हवा क्या करती है, जिस्म से टकरा के और हरारत अपने अंदर जज़ब करती है और अपने अंदर हरारत ले करके गर्म हवा ऊपर उठती है और सर्द हवा फिर नीचे आती है। तो ये जो अमल होता है, ये कौन सा होता है, कन्वेक्शन का अमल होता है। तो ये कन्वेक्शन का अमल होता है। हम इस पर दोबारा जाने से पहले इनको चारों को पहले मुकम्मल कर लेते हैं। फिर उसके बाद रेडिएशन का अमल है। रेडिएशन का अमल, रेडिएशन के अमल के अंदर क्या होता है, रेडिएशन समझते हैं ना, तापकारी जैसे होती है वो वाली रेडिएशन नहीं, जो एटम बम फटने पर होती है। रेडिएशन यानी कि एक हमारे इर्द गिर्द जब हम हरारत में होते हैं या किसी बंदे की हरारत तेज़ हो, उसके करीब कोई बंदा बैठा हुआ हो, तो उसको बैठने हुए को भी एहसास होगा कि इससे गर्मी बढ़ रही है, मुसाफा करते हुए भी महसूस होती है और उसके करीब बैठने से भी होती है। वो किसी जगह बैठ करके उठ जाए तो वो जगह गर्म हुई हुई होती है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, रेडिएशन के असरात से। बाज़ इंफ्रारेड कैमराज होते हैं, वो एक जगह को सेंस करते हैं कि यहाँ कोई लोग हैं कि नहीं है, डार्क है, तो वो क्या होता है, वो रेडिएशन बॉडी के गिर्द जो हेवला सा बन जाता है हरारत का, उसको वो कैच करके, और जैसे रात के वक्त में अगर जो फ़ौजी वगैरह जो दूरबीनें इस्तेमाल करते हैं, कैमरे इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी वो रेडिएशन को चेक करते हैं कि यहाँ कोई जानवर है या इंसान है या क्या है, तो उसको वो आसानी से देख सकते हैं। तो वो रेडिएशन का अमल होता है। उस रेडिएशन से भी ब्लड अपने अंदर मौजूद फाजिल हरारत को बैलेंस करने के लिए ज़ाया करता है। और एक एवापोरेशन का तरीका है, बुखारात की शक्ल में। बुखारात की शक्ल में जैसे हम सांस खारिज कर रहे हैं, हमारे पसीने आ रहे हैं, और इन पसीनों की सूरत में ज़ाहिर है ये भी हवा इनको जब टच करेगी तो बुखारात की शक्ल लेगी और निकल जाएगी। हम ब्रीथिंग करेंगे तो उसकी शक्ल में भी हम अपने टेम्परेचर को जो फितरत का तरीका है उसके मुताबिक उसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें याद रखते हुए ये हमने बताई हैं चीज़ें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं तो फिर हम इस चार्ट की तरफ दोबारा चलते हैं और ये देखते हैं हम इसमें 3%, इसमें 15%, यानी कि ये हरारत किस तरह से इन ज़राए से अमूमन जिस्म में से ज़ाया होती है, उस बात को हम मेंशन करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस तरह का अमल करके कौन सी हरारत को कैसे हमने ज़ाया करना है। और ये इससे 60% और इस तरीके से 20% के लगभग ये एक एवरेज है कि इस अगर हमने हल्की हरारत को ज़ाया करना है तो कंडक्शन के अमल से भी हम ज़ाया कर सकते हैं या ठंडा कर सकते हैं या गर्म कर सकते हैं, जो हमें ज़रूरत है। अगर हम हवा के ज़रिए से करेंगे तो हमें 15% का इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी ठंडी हवा और उसके ज़रिए से 15% का इफ़ेक्ट एक होता है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। रेडिएशन का जो अमल है इंफ्रारेड की शक्ल में जो हर वक्त हमारे उससे ज़ाया हो रही होती है, जिस्म का टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा होता है उसके नतीजे में, और ये तभी एक्टिवेट होगा जब वो हरारत ज़्यादा होगी। कम होगी तो लाजमी बात है रेडिएशन का ज़ाया होने का इम्कान ही नहीं है। और एवापोरेशन बुखारात की शक्ल में भी आप देखते हैं कभी हमारी सांस मरीज़ की तेज़ होती है या हमारी तेज़ होती है, कभी कम होती है। जब हमें हरारत की कसरत होगी तो क्या होगा, कौन सी सांस होगी हमारी, दमा कैसे महसूस होगा, तेज़ तेज़ बंदा सांस लेने की कोशिश करेगा कि स्लो स्लो लेगा, तेज़ तेज़ ले रहा, दमे की कैफियत है और उसकी शॉर्ट ब्रीथिंग हो रही है। और जब सर्दी बढ़ी हुई होगी तो क्या होगा, अब चूँकि हरारत ज़ाया नहीं करनी बुखारात की शक्ल में और उसमें, तो शॉर्ट ब्रीथ, वो सांस कौन सा ले रहा है, अब वो हल्का सांस ले रहा है। एक शॉर्ट ब्रीथिंग का मतलब होता है पूरा सांस नहीं ले पा रहा है लेकिन वो तेज़ सांस ले रहा है,
लेकिन जो बिल्कुल स्लो स्लो, जैसे छोटा बच्चा सांस ले रहा होता है या कोई और बीमार आसाबी मरीज़ होता है सांस ले रहा होता है, बिल्कुल स्लो रिथम में ले रहा होता है, एहतियात से, उसकी हरकत भी कम होती है, उसका बोलना भी कम होता है। तो ये चीज़ें आप नोट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पता चलता रहेगा। अब ये खून की रगें इस हालत के अंदर क्या होंगी, अरीज़ होंगी। जब वो अरीज़ हो जाएंगी तो क्या होगा, रेडिएशन के ज़रिए से और इनमें से कन्वेक्शन के ज़रिए से और एवापोरेशन के ज़रिए से हेल्प मिलेगी इसको ब्लड को नॉर्मल होने के लिए। और ये जिल्द के करीब होगा तो इसलिए यहाँ से जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और ये वापस जिस्म के अंदर जाता जाएगा, वरीदी वीनस सिस्टम के अंदर, और उसकी जगह दूसरा ब्लड आता रहेगा, तो एक सर्कल ये यहाँ पर लेता रहेगा। सांस की क्या पोजीशन होगी यहाँ पर, ज़ाहिर है उसने तेज़ी से सांस लेना है। जब सांस तेज़ी के साथ लेगा तो क्या होगा, तेज़ी से लेना, तेज़ी से सांस क्या होगा, वो तेज़ी से लेगा तो क्या होगा, फ़ौरन उसकी वो हरारत सांस के ज़रिए से बुखारात की शक्ल में खारिज होनी शुरू हो जाएगी। दिल की धड़कन क्या होगी यहाँ पर, ज़ाहिर बात है यहाँ लो करना है तो क्या होगी, दिल की धड़कन लो हो जाएगी। खून का दबाव, जब दिल की धड़कन लो होगी, स्ट्रोक लो होगा हार्ट का, हार्ट स्ट्रोक लो तो हार्ट वॉल्यूम भी लो, तो ब्लड प्रेशर भी लो, बीपी ये क्या हो जाएगा, ये भी लो। तो जब ये लो होगा तो खून का बहाव भी लो, ताकि जब वो लो होगा तो उसमें से रेडिएशन का अमल भी आसानी के साथ हो सकेगा और वहाँ पर हवा भी उससे टकरा करके उसको ठंडा करने में मदद देगी। ठीक है ना, आसान है। पसीने का अखराज, क्या इस हालत के अंदर पसीने का अखराज होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हरारत है ना भाई, हरारत तेज़ है। जब हरारत तेज़ होगी, अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कोई मुशक्क़त का, मेहनत का काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी हरारत प्रोड्यूस हो रही है। जब हरारत प्रोड्यूस हो रही है तो पसीना आता है ना उसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ भी जब गर्मी इतनी बढ़ जाती है तो कपड़े गीले हो जाते हैं, पता चलता है, तो पसीने का खराज बढ़ जाएगा। और पसीने का खराज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बुखारात की शक्ल में एवापोरेशन का अमल, जैसे हमने यहाँ लिखा, तो ये भी एक उसके जिस्म को मुतदल करने में मदद देगा। तकरीबन 20% ये फ़ायदा देता है जिस्म को इस तरह से। हरकत, अब इसके अंदर हरकत क्या होंगी, हरकत क्या होंगी, बढ़ेंगी कि कम होंगी। आप लोगों ने देखा है बाज़ औक़ात छोटे बच्चे या बड़े भी सर्द इलाकों में चले जाएं या बारिश में बहुत देर नहा लें और सर्दी बढ़ जाए तो अचानक कपकपी सी होने लग जाएगी, शिवरिंग होती है, कपकपी सी तारी हो जाती है। तो वो कपकपी क्यों तारी होती है, वो कपकपी ये सिस्टम तारी करता है। हमारे ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से जो है ना रैंडम सिग्नल्स जाते हैं मसल्स को। कौन से मसल्स को, स्केलेटल मसल, इरादी उज़लात को, 2 नंबर के उज़लात, उज़लाती असाबी के सिग्नल जाते हैं उज़लात को, और वो जा करके उनके अंदर शिवरिंग पैदा करते हैं, यानी उनके अंदर कपकपी पैदा करते हैं। और इसी बिना पे कान मुफरद आज़ा भी यही कहता है कि उज़लात हरारत पैदा करते हैं, गुदूद में स्टोर होती है। हरारत पैदा कहाँ से हुई, उज़लात से। और यहाँ दिमाग ने किसको शिवरिंग की, उज़लात को, क्योंकि डेंजर पोजीशन में था। जब डेंजर पोजीशन में था तो क्या हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हुआ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जा करके फ़ौरन काम किया अपना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के भी बहुत सारे काम हैं जो हमने तौलीदी निज़ाम में पढ़े हैं, उसके अलावा भी उनके काम हैं, अभी हम इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे मज़ीद भी। तो उस सिस्टम ने ऑन होकर के क्या करना है, शिवरिंग पैदा की। और शिवरिंग पैदा करेंगे तो क्या होगा, कपकपी पैदा होगी। कपकपी पैदा होगी तो हरारत बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। तो क्या यहाँ पर शिवरिंग पैदा होगी, यहाँ हमने हरारत कम करनी है कि ज़्यादा करनी है, हमने यहाँ पर हरारत कम करनी है। तो लिहाजा यहाँ पर हरकत क्या होंगी, तेज़ के कम। हरारत हमने हरारत के कम करना है, इसलिए हरारत के लिए हरकत को हमने कम करना है। तो हमने हरारत कम करनी है, हमने लो कर दी कि हरारत, वरना ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हरकत करेगा तो फिर हरारत प्रोड्यूस होगी, तो हमारा मकसद फ़ेल हो जाएगा। ठीक है। थायराइड हार्मोन, ग़िज़ा का हज़म। अब ये थायराइड हार्मोन ग़िज़ा को हज़म करने के लिए रिलीज़ होते हैं, ये भी ठीक है, ये भी हाइपोथैलेमस से, क्योंकि हमने देखा कि ये गुदूद को भी काम लेगा और नर्व से भी काम ले रहा है, सिग्नलिंग कर रहा है, गुदूद से भी ले रहा है और मसल से भी ले रहा है, ऑर्गन से भी ले रहा है। ठीक है ना, तमाम निज़ामों से, गुदूद नाकला से भी काम ले रहा है। पसीने का खराज हो रहा है, पसीने का मामला, हज़म का मामला। तो यहाँ पर क्या होगा,
चूँकि सर्दी को लेकर के आना है और गर्मी को ख़त्म करना है, तो थायराइड को क्या होना चाहिए? थायराइड जो हार्मोन होते हैं ये ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने में, उसके तेज़ी को बढ़ाने में बहुत मदद देते हैं। ज़्यादा ये जल्दी खारिज होंगे, तेज़ खारिज होंगे तो ग़िज़ा जल्दी जल्दी हज़म हो जाएगी, और अगर ये लो खारिज हो रहे होंगे तो देर से ख़त्म होगी। और जब ग़िज़ा हज़म होती है तो क्या मिलता है हमें? एनर्जी। और ग़िज़ा जल्दी जल्दी हज़म होगी तो क्या होगा? हमें जल्दी जल्दी एनर्जी मिलेगी। और ग़िज़ा अगर देर से हज़म होगी तो क्या होगा? हमें देर से एनर्जी मिलेगी। ऐसा ही होगा। तो अब यहाँ बताइए कि थायराइड अब यहाँ पर ज़्यादा होंगे कि कम? क्योंकि हमें यहाँ कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, हरारत कम करनी है। तो जब कम करनी है तो यह थायराइड का निज़ाम क्या होगा? लो के हाई? लो। हाई होगा तो बढ़ेगी। और नब्ज़ कैसी होगी? फिर नब्ज़ पे जब हम आ जाएंगे, पल्स उसकी चेक कर रहे होंगे, कारोरा चेक कर रहे होंगे, तो वहाँ क्या देखेंगे? जब यहाँ पर क्या होगी, अगर इस हालत के अंदर होगी तो 4 उंगलियों पे आमतौर पे नब्ज़ होती है, हरारत की कसरत 4 को क्रॉस करती हुई दूसरे मकाम के ऊपर हल्का सा ऊपर दबाने पर महसूस होती है हमें, तो ये हमें मिल जाती है। लेकिन जब हम सर्दी को लेकर के आएंगे और ये अपने इसको बैलेंस कर देगी तो अपने मिजाज और उसके मुताबिक वो चली जाएगी। लेकिन उससे पहले जो नब्ज़ होगी इस कंडीशन अंदर, केस के अंदर, तो वो क्या होगी उसके अंदर? क्योंकि इसने अरीज़ अब किया है ना, अरीज़ अब करना शुरू किया है, तो वो जो बारीकपना इसका महसूस होता है वो उसमें हमें महसूस होगा। आधे पोरे के लगभग की जो हमें महसूस होती है इस हालत के अंदर, 4 उंगलियों पे जा रही होती है और उसके मखसूस हमें स्ट्रोक्स महसूस हो रहे होते हैं। तो वो इतदाल वाली हालत हमें ये गाइड कर देती है कि नब्ज़ की यहाँ क्या पोजीशन है। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इस हालत के अंदर नब्ज़ की रफ्तार इसमें तेज़ होगी कि इसमें तेज़ होगी? क्योंकि जब हम ये सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, रिस्पॉन्स है, तो अब नब्ज़ को कहाँ लेके जाना है? उसने लो करना है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड भी कम गुजर रहा है, चौड़ा रास्ता ज़्यादा दिया गया है। तो लाजमी बात है जब ये सिचुएशन होगी तो नब्ज़ की हरकत क्या होंगी? वो भी लो। इसके मुकाबले की हम आपस में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए इन दो के ऊपर बात करनी है। अब इसके मुकाबले में हम यहाँ आते हैं और अब यहाँ देखते हैं कि सर्दी बढ़ी हुई है और सर्दी के मुकाबले में अब हमें हमारे जिस्म ने हरारत पैदा करनी है। अब जब हरारत पैदा करनी है सर्दी को बैलेंस करने के लिए तो क्या होगा? अब यहाँ पर खून की रगें जो क्या हुई थी अरीस, तो इसके बिलमुकाबिल क्या होंगी? सुकड़ जाएंगी। इसमें आएगी सुकेड़, कॉन्स्ट्रक्शन। इसमें डायलेशन है, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन है। डायलेशन के लिए याद है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होती है और वो डायलेशन पैदा करती है। यहाँ पर भी यही पैदा होगी और यहाँ पर सुकेड़। ठीक है, अब ये खून की रगें जब सुकड़ेंगी तो उसके अंदर जो खून का जो दबाव है, खून का जो बहाव है, खून की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो ज़्यादा उसमें से गुजरेगी कि कम गुजरेगी? और स्लो गुजरेगी कि तेज़ गुजरेगी? लाजमी बात है वो तेज़ी भी आएगी और इसके मुकाबले में वो बहुत तेज़ी के साथ गुजरेगा ताकि उसमें से कोई हीट ज़ाया ना हो। क्योंकि यहाँ पर हमने सर्दी रिटेन करनी है, तो सर्दी को रोकने के लिए, सर्दी को कायम करने के लिए, सर्दी को भगाने के लिए और हरारत को लाने के लिए यहाँ पर जो हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो उसमें सांस में क्या होगा? यहाँ तेज़ी थी तो यहाँ पर क्या होगा? सांस में कमी। स्लो स्लो सांस लेंगे, उसमें तेज़ी थी, इसमें स्लो। सांस लेने में आहिस्ता। दिल की धड़कन यहाँ कम थी लेकिन यहाँ चूँकि हमें हरारत बढ़ानी है तो दिल की धड़कन क्या होगी? स्पीड अप होगी, बढ़ेगी। खून का दबाव, जब धड़कन बढ़ेगी तो इसका मतलब खून का दबाव भी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, तो खून का बहाव भी बढ़ेगा। पसीने का अखराज यहाँ पर ज़्यादा था तो इसमें पसीने का अखराज होगा। जब हरारत लानी हो तो पसीना होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें हरकत नहीं है, मुशक्क़त नहीं है, तो पसीना भी नहीं है, तो लो हो गया। और फिर जो हरकत थी इसके अंदर लो थी, जिस्मानी हरकत। हरकत से मतलब जिस्मानी हरकत। तो यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी शिवरिंग की, कपकपी की, कि अगर ख़तरनाक हालत, नॉर्मल हालत में हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि वो कपकपी हो, लेकिन जब ख़तरनाक बंदे के अंदर सर्दी बढ़ गई है और हरारत की ज़रूरत है तो जिस्म को वो हरारत प्रोड्यूस करने के लिए और किसी ज़रिए से उसको नहीं मिल रही, अगर उसने गर्म कपड़े लिए हैं या इन्वायरमेंट लिया है और वो उसको नाकाफ़ी है तो उसके अंदर कपकपी है। हाँ, जब उसको गर्म हीटर में आ जाए या गर्म मलबूसात और ले ले, कोई चीज़ खा पी ले, तो ये शिवरिंग भी ख़त्म हो जाती है, कपकपी भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? हरकत इसकी बढ़ जाएंगी। बाज़ों का जैसे हम जवानों को देखते हैं, हम भी करते थे कि ऐसी सर्दी होती थी हम खूब जॉगिंग करते थे,
एक्सरसाइज शुरू कर देते थे। अगर शिवरिंग नहीं हो रही तो हमने वो एक्सरसाइज शुरू कर दी, उसके नतीजे में भी हरारत प्रोड्यूस होती है और हरारत एतदाल पे आ जाती है। अच्छा, थायराइड हार्मोन यहाँ कम थे, क्यों कि यहाँ पर हमें मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब हमें सर्दी की पोजीशन है और हमें हरारत लानी है तो क्या होगा, थायराइड हार्मोन्स का अखराज बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग़िज़ा का हज़म बढ़ जाएगा। जितनी जल्दी जितनी तेज़ी के साथ ग़िज़ा हज़म होगी उतनी तेज़ी के साथ वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा, हमें मतलूबा हरारत मिलनी शुरू हो जाएगी। जब मतलूबा हरारत मिलनी शुरू हो जाएगी तो ये बैलेंस हो जाएंगे। इसी वजह से आमतौर पर आप लोग देखें कि सर्दी के दिनों में हमें भूख ज़्यादा लगती है बनिस्बत गर्मी के दिनों में हमारी भूख कमज़ोर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एक तो पानी भी हम पी रहे होते हैं, फिर ये मैकेनिज़्म हमारा पूरा ऑन होता है जिसमें हमें इतनी ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत नहीं होती और हमारी एनर्जी बिल्कुल लेवल पे चल रही होती है। लेकिन जिस वक्त हमें ज़रूरत होती है और सर्द इलाकों में सर्दी के दिनों में हमारी भूख बढ़ जाती है, उसकी बेसिक वजह भी यही होती है कि जिस्म का अपना जो एक निज़ाम काम कर रहा होता है वो अपना रिज़ल्ट दे रहा होता है। हमारे बाज़ लोग ऐसे ही इस बात को कर देते हैं कि खून अंदरूनी बदन चला गया, खून बैरून बदन चला गया है और ये हो गया और वो, एक बाज़ औक़ात ना हम मुफ़रद अज़ा के भी बिलख़ुसूस हुक्मा से ऐसी बातें सुन रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि कोई परियों की, कोई देवमालाई कहानियाँ सुन रहे हैं, अजीब व गरीब सी, जिसके सर पैर नहीं होते। उसकी वजह यही होती है कि हमारे उन लिखारियों ने कोई प्रॉपर बॉडी का और किसी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर कोई स्टडी नहीं की, बदने इंसानी को नहीं पढ़ा, निज़ामात को प्रॉपर नहीं पढ़ा और पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो फिर वो इसी तरह की तख़य्युली ख़याली बातें करते हैं। हमारे पास अक्सर लोग इस तरह की बातें पूछते रहते हैं, फिर हम कहते हैं यार इस बात का हम क्या जवाब दें, जिसने कही है उससे पूछें। तो इसमें नब्ज़ की क्या हालत होगी, यहाँ पर लो थी तो यहाँ पर क्या होगा, अब चूँकि उसने हरारत बढ़ानी है और जब हरारत बढ़नी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, नब्ज़ भी हाई होनी शुरू हो जाएगी। तो इस मैकेनिज़्म से खाली ये हरारत, सर्दी और गर्मी का मैकेनिज़्म समझाना मकसद नहीं था मेरा, ये तो समझ ही रहे हैं हम। लेकिन आप देखें कि किस तरह से 4 का इलाज 1 से, 1 का इलाज 4 से हो रहा है फितरत के तहत। एक तो ये बात का प्रूफ मिलता है और ऐसा प्रूफ मिलता है कि कोई झुटला नहीं सकता। अब इस सिस्टम को, अब हरारत अगर ज़्यादा है तो क्या 5 नंबर से उसको बैलेंस कर सकते हैं हम? अगर 1 नंबर में सर्दी ज़्यादा है तो क्या 2 नंबर दे करके हम उसकी सर्दी ख़त्म कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो फिर बिला वजह गलत दवाएं देना, गलत इलाज करना, गलत उसूल अपना लेना, उसूलों को समझना है। दूसरा, जब आप अपने पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं तो उसकी नब्ज़ कहाँ जा रही होती है, उसी के मुताबिक उसका कारूरा कहाँ जा रहा है, तो आपको पता होता है कि मेरा टारगेट क्या है, मैं अपने उस टारगेट के मुताबिक अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ। तो जब उस पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ तो क्या होगा, हमारे पास एक मजबूत ग्राउंड होगा। उस ग्राउंड की रोशनी में हमें पता चल रहा होगा कि हमारा ट्रीटमेंट सही जा रहा है, मरीज़ हमारी बात को मान रहा है, हमारी अद्वियात प्रॉपर अपना काम कर रही हैं, उसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है या कोई और हमारे तशख़ीस में कमी रह गई है तो उसे पूरा करें। ये नतीजा होता है कि हम इलाज में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कान मुफ़रद अज़ा इसीलिए दुनिया में मकबूल हो रहा है। उसकी मकबूलियत की वजह यही है, दूर दूर के ममालिक से लोग हमसे रब्ता करते हैं, माशाल्लाह सीख भी रहे होते हैं। मरीज़ अपना इलाज कराना अच्छे से अच्छे मुल्कों में वो बैठे हुए होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमसे अद्वियात भी मंगाते हैं और अपने केस डिस्कस करते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तशख़ीस वगैरह मुकम्मल करके जब उसको ट्रीट करते हैं, और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो ये काम कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जो दोस्त, जो साथी हमारे समझ करके इलाज कर रहे हैं, मैकेनिज़म्स को समझ करके, कवानीन को सामने रख के, फितरत को सामने रख के, तो वो कामयाब हैं। अगरचे कि हमारे पास वसाइल भी महदूद हैं, हमारे पास मसाइल ज़्यादा हैं, हमें वो सहूलतें हासिल नहीं हैं जो और दीगर इलाज मुआलजे के तरीक़ों को और मुल्कों को हासिल हैं। हम बहुत जो है ना कमज़ोरी की हालत में इस मामले में हैं, लेकिन अल्लाह पाक के रहमत वसी है और उसकी रहमत और उसकी फ़ितरत पे अगर आप गौर करें, उसकी मदद मांगें तो हमारे लिए सारे काम बहुत आसान हैं इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये निज़ाम भी आप दोस्तों भाइयों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हमारे व्यूवर्स को भी। फिर भी अगर कोई ऐसी बात होगी, कुछ होगी तो आप कमेंट्स करें।